ने पर्याप्त सहायता ली है। तो सही विकल्प होगा क। अगला प्रश्न है, हिंदी में रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तन केशवदास के किन ग्रंथों से माना जाता है? तो बता दिया कि कवि प्रिया और रसिक प्रिया। यहाँ है कवि प्रिया, केशवदास का है तो सही है। तो बस इतने से ही देख करके चटपट जो अगर टिक मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रसराज इसमें है और रसराज केशवदास की रचना नहीं है, वरन यह मतीराम की रचना है। और कवि प्रिया और रसिक प्रिया तो ये सही है। तो सही विकल्प ख। अगला प्रश्न, हिंदी में रीति काव्य परंपरा के प्रवर्तक के हो गया, चिंतामणि की रचना नहीं है। तो काव्य विवेक और काव्य कल्पतरु, कवि कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। रस विलास छंद विचार एवं रामायण कवित भी चिंतामणि की रचना है। रसमंजरी और काव्य प्रकाश भी इनकी रचना है। और रसराज मतीराम की रचना है, जो इनके भाई होते थे। तो यह नहीं है। तो कौन कौन रचना है कि रचना नहीं है? तो रसराज इनकी रचना नहीं है, शेष इनकी रचना है, यानी कि चिंतामणि की रचना है। तो इसका गलत है या सही विकल्प है घ। अगला प्रश्न है, चिंतामणि 4 भाई थे, चारों कवि थे, इसमें से कौन भाई नहीं है? तो मतीराम इनके भाई हैं, सही है। भूषण भी इनके भाई हैं। और चौथे इनके भाई हैं जटाशंकर। यद्यपि मतीराम और भूषण लोकप्रिय हुए, जटाशंकर को उतनी लोकप्रियता नहीं मिली। और छत्रसाल तो क्या है? तो राजा हैं, और इन्हीं के दरबार में भूषण रहते थे। और इन्होंने ही शिवाजी और छत्रसाल के बारे में रचना की है। और कहते हैं कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, और भूषण को क्या कहते हैं? हिंदुत्व का कवि, या हिंदू कवि, या हिंदू जागरण का कवि, या राष्ट्र कवि। अगला प्रश्न, रस रहस्य के लेखक हैं। तो रस रहस्य के लेखक हैं कुलपति, इन पर पहले ही भी चर्चा हो चुकी है। तो कुलपति की रचना का नाम रस रहस्य है। तो कुलपति सही विकल्प है। अगला प्रश्न, काव्य की परिभाषा, जगह है अद्भुत सुख सदन, कल शब्द रूप अर्थ कवित, अयह लक्षण मैनु कियो, समुझि ग्रंथ बहु चित। और यह कुलपति के द्वारा दिया गया काव्य की परिभाषा है। कहाँ? रस रहस्य में। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्यालोचन के पहले आचार्य कौन हैं जिन्होंने काव्य में छंद का समावेश किया? यानी कि छंद शास्त्र को हिंदी में, यानी कि अलंकार, रस, वक्रोक्ति की बहुत जो है आदिम समय से ही जो है महत्व दिया जाता था। मगर छंद को महत्व संस्कृत के काव्य शास्त्रियों ने भी उतना नहीं दिया, और रीतिकालीन काव्य शास्त्रियों ने भी नहीं दिया। सोमनाथ ने पहली बार अपने जो रचना प्रस्तुत की, जिसका नाम है रस पीयूष निधि, उसमें उन्होंने काव्य शास्त्र के अंतर्गत छंद को महत्व प्रदान किया। सही उत्तर घ। अगला प्रश्न, अब सुमेलित करना है। रचनाओं को जो है दे दिया हूँ, उतना जो है बताया, अब उसके आधार पर। तो चिंतामणि की रचना कौन है? तो अभी हम लोग जो है देखे कि चिंतामणि की रचना रस मंजरी और कवि कल्पतरु है। पहला है, क में भी है और चौथा में भी है। तो अब विकल्प खोजना है। अब ख, मतीराम की रचना रसराज और ललित लल्लाम है। तो ख में दूसरा, ख में दूसरा, क में पहिलका, ख में दूसरा, ख में चौथा, ख में चौथा, ख में चार, यहाँ पर 4 है। और ग में शिवराज भूषण 3। तो यहाँ 3 से मिल गया। और ऐसे भी देख लें, अभी हम लोग जो है पढ़े कुलपति का रस रहस्य। तो सही विकल्प है घ, यानी कि चौथा। अगला प्रश्न, चिंतामणि। अगला प्रश्न, सूरदास, सुमेलित करना है। सूरदास की रचना का नाम साहित्य लहरी है। तो क में चौथा, क में चौथा, इस 2 में मिल रहा है। अब ख में जो है देव है। तो देव की रचना भाव विलास और रस रसायन है। तो 2। और पद्माकर की रचना है
जगत विनोद और गंगा लहरी। और बाघभट्ट की रचना है बाघभट्टालंकार। तो सही विकल्प है इसका घ। अगला प्रश्न है रामदहिन मिश्र, भिखारी दास और दुर्लभ और पद्माकर, ये 4 काव्यशास्त्री हैं, आधुनिक काव्यशास्त्री, और इधर इनकी रचनाएं हैं। तो इसमें रामदहिन मिश्र की रचना है काव्य दर्पण, और भिखारी दास की काव्य निर्णय, और पद्माकर की रचना अगर कहीं कोई जो है दिक्कत होती है तो उसमें जो है कुछ मान लीजिए कि हम नहीं जानते हैं कि एक किसकी रचना है, जगत विनोद, मगर अगर और ये जान रहे हैं कि इनकी रचना है काव्य दर्पण, तो पहले इस 2 से जो है मिला करके देखेंगे। तो क में तो जो है सही है कि दूसरा होगा, तो काव्य दर्पण। तो यहाँ पर जो है यह भी सही है, और यहाँ पर यहाँ तक ही सही है। अब इसके आगे देखेंगे तो हमको ये 2 के बारे में पता नहीं है, मगर हमको चौथा के बारे में पता है। तो चौथा यानी कि पद्माकर की रचना के बारे में पता है। तो पद्माकर ने यहाँ पर देख लिया है पद्माभरण, तो उससे भी मिलान कर लेंगे। तो घ में तीसर का, तो घ में तीसर का कहाँ है, यानी कि अब इसी 2 में से जो है छांटना है। तो घ में तीसर का यह है, तो सही विकल्प हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है सुमेलित करें। तो अभी जो है देखें कि पद्माकर की रचना कौन है, पद्माभरण है, और मतीराम की पहले जान रहे हैं हम कि रसराज है। अब भिखारी दास की जानते हैं कि काव्य निर्णय है। तो क में चौथा तो 2 में है। अब ख नहीं हमको पता है, हमको ऐसे पता है मगर कि भाषा भूषण है। अब भिखारी दास के बारे में मतीराम के बारे में पता है, तो मतीराम रसराज। तो क में चौथा और घ में पहला, क में चौथा है, तो यहाँ सही है क में, यही तो दोनों तक तो सही था। क में चौथा, ये भी यहाँ तक सही था। अब हमको ये 2 पता नहीं था। तो मतीराम के बारे में हम जानते थे, तो मतीराम के बारे में रसराज है, तो घ में पहला का, तो ये 2 को मिल गया, पकड़ा गया। अब ये तीसरा में भी कन्फ्यूजन कभी हो सकता है कि 3-2 अगर इतने से पकड़ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मिला ही दिया कि भिखारी दास का काव्य निर्णय है, ग में दूसर का है। तो इस तरीके से भी उत्तर हम लोग खोजते हैं। तो सही विकल्प 4। अगला प्रश्न सुमेलित करें। तो मम्मट का हम लोगों ने जो है पढ़ा है कि काव्य प्रकाश है, और नहीं, और इसके बाद रुयक के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसे रुयक की रचना का नाम है अलंकार सर्वस्व, और हेमचंद्र का शब्दानुशासन, काव्यानुशासन नहीं है, शब्दानुशासन, और बाघभट्ट अलंकार। तो सही विकल्प इसका हो गया घ, यानी 4। अगला प्रश्न जयदेव कविराज, और इसी में जो है ना प्रश्न एक जो पूछ देता है काल क्रम से भी सजाना, तो इसमें अभी काल क्रम वाला नहीं किया हूँ, आगे काल क्रम से भी कर दूंगा। उसी मकसद से यहाँ पर डेट भी उनका जो है कार्यकाल भी मैं लिखे हुए हूँ, कि वैसे भी आप लोग जो है देख सकते हैं। तो कार्यकाल से सजाने के लिए आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जयदेव क, उसके बाद क के बाद आ जाएगा ख, उसके बाद जो है ग, घ और ग, क ख घ ग। अगर ऐसे सजाने के लिए आए तो उसमें क ख घ और ग ऐसे भी प्रश्न आता है। इस पर भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इसका सही उत्तर है घ, चौथा। अगला प्रश्न सिर्फ सुमेलित करना है। तो राजशेखर की हमें नहीं पता है, कन्फ्यूजन है। तो राजशेखर की जो है रचना नहीं पता, मगर कल्हण तो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो कल्हण की राज तरंगिणी है। तो देख लें तो ख में चौथा किस में आ रहा है, तो ख में चौथा यहाँ आ गया। तो और किसी में आ ही नहीं रहा है। तो इतने पर भी हम सही उत्तर खोज सकते हैं। यद्यपि केशव मिश्र की रचना है, राजशेखर की रचना है कौन, क में दूसरा काव्य मीमांसा, और भानुदत्त की रचना है रसमंजरी और रस तरंगिणी, और केशव मिश्र अलंकार शेखर लिखे हैं, जिस पर हम लोग जो चर्चा किए कि केशव दास ने जो रसिक प्रिया और कवि प्रिया लिखी थी, उसका उपजीव्य ग्रंथ यह अलंकार शेखर बना था। अगला प्रश्न है साहित्य दर्पण, सुमेलित करें। तो साहित्य दर्पण किसका है,
तो विश्वनाथ का है। अंग नहीं पता है तो अंग दर्पण पता नहीं है, ऐसे मुझे पता है ये रसलीन का है। और नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र का है। और नाटक भारतेंदु ने भी जो है नाटक लिखा अपनी जो है भाषा में, हिंदी में। और एक नाटक और लिखा गया, कौन? नाट्य शास्त्र। तो वह नाट्य शास्त्र है और यह नाटक है। और नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। अक्सर ये जो है प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना है? तो वक्रोक्ति जीवितम कुंतक की है। अब उसके बाद अंग दर्पण। अंग दर्पण अभी हम लोग जो है देखें, क्या अंग दर्पण किसका है? तो रसलीन का है। इसमें ही उन्होंने नख सीख जो है वर्णन किया है, यानी कि एक नायिका के नाखून से लेकर के सीखा तक का वर्णन किया है। और काव्य कौतुक विवरण यह अभिनव गुप्त का है। और काव्य कौतुक भट्ट तौत का है। यानी कि दोनों यहाँ पर जो है विकल्प इसीलिए दिया कि जो है ध्यान देंगे आप कि काव्य कौतुक किसका लिखा हुआ है? तो भट्ट तौत का। और काव्य कौतुक विवरण किसका है? तो रस अभिनव गुप्त का। अगला प्रश्न सूरदास, सुमिलित करने, सूरदास की रचना साहित्य लहरी है। और कृपाराम की अभी हम लोग पढ़े थे, हित तरंगिणी है। केशवदास की कवि प्रिया और रसिक प्रिया है। और तो बच जाता है नंददास की तो रसमंजरी। इस तरीके से सही उत्तर होगा इसका चौथा। अगला प्रश्न चिंतामणि की रचना कौन है? तो कवि कुल कल्पतरु। और मतीराम की रचना रसराज और ललित ललाम। दो से पकड़ा गया, पहला में 3, ख में 4, इतने से ही काम चल गया। और कुलपति की रचना का नाम है रस रहस्य, ये हम लोग पीछे देख चुके हैं। और भिखारी दास की काव्य निर्णय और रस सारांश। सही विकल्प चौथा है। देव की रचनाएं नहीं है। भवानी विलास रस विलास देव की रचना है। शब्द रसायन और काव्य रसायन भी उन्हीं की रचना है। भाव विलास भी उन्हीं की रचना है। और इस तरीके से ये सभी सही हैं। सही विकल्प घ। अगला प्रश्न पद्माकर की रचना नहीं है। तो सभी पद्माकर की रचनाएं हैं। जगत विनोद, ये नाम आप लोग याद रखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। तो जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, पद्माभरण एवं प्रताप सिंह, गंगा लहरी, कली पचीसी और प्रबोध प्रकाश, ये सब पद्माकर की रचना है। तो सही विकल्प घ। अगला प्रश्न बाबू हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। श्याम सुंदर दास का साहित्य आलोचन है। तो दो से जो है कौन है? पहिलका में 4, क में 4, तो दो में मिल रहा है। और ख में इसमें भी जो है मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तीसरा है। तो अब आगे जो है हम लोगों को बढ़ना है। तो अब गौ में कौन होगा? तो गौ में लाला भगवान दिन है। तो लाला भगवान दिन की रचना अलंकार मंजूषा लिखे थे। तो कन्हैया लाला पोद्दार अब बच जाते हैं। तो इनकी रचना रस मंजरी और रस अलंकार मंजरी है। सही विकल्प घ। अगला प्रश्न रामचंद्र शुक्ल की रचना क्या है, कौन सी है? तो चिंतामणि ये लिखे, उसी में काव्य क्या है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु प्रसिद्ध हैं और ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। और इनकी रचना है काव्य में अभिव्यंजनावाद। बाबू गुलाब राय की रचना है नवरस एवं नवरस सिद्धांत और अध्ययन। और रामदहिन मिश्र की रचना का नाम है काव्य दर्पण। तो इस भांति सही उत्तर होगा घ, चौथा। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल सुमेलित कर रहे बलदेव उपाध्याय, विश्वनाथ मिश्र। तो बलदेव उपाध्याय की रचना का नाम है भारतीय साहित्य शास्त्र। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना का नाम है वांग्मय विमर्श। और डॉक्टर नगेंद्र की रचना का नाम है रस सिद्धांत और भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका। और आनंद प्रकाश दीक्षित की रचना है रस सिद्धांत। तो कहाँ मिल रहा है? पहिलका में 2, क में 2, इसमें भी है। अब ख में 1, तो ख में 1 ही हो गया। और ग में 4
और तो बच गया घ में 3, तो सही विकल्प 4। अगला प्रश्न, देवेंद्र नाथ शर्मा की रचना का नाम क्या है? बच्चन सिंह, गोविंद त्रिगुणायत और कृष्णदेव झारी। तो देवेंद्र नाथ शर्मा की रचना है काव्य के तत्व, और बच्चन सिंह लिखे हैं भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, और गोविंद त्रिगुणायत का है शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत। तो बच गए कृष्णदेव झारी, तो इनका है 2। तो इस तरीके से सही उत्तर हो जाएगा इसका घ, ये सही उत्तर हुआ। अब काव्य का प्रधान एवं एकमात्र हेतु प्रतिभा है, सर्वप्रथम एक किसने कहा था? तो काव्य के जो है हेतु 3 और 4 माने जाते हैं, बताया था। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, और चौथा जो लोकप्रिय नहीं हुआ उसको समाधि कहा गया है, और यह कहने वाले पहले आचार्य हैं आचार्य भामह। अगला प्रश्न, काव्य का हेतु शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों है। यह तो भामह क्या करते हैं? प्रतिभा को ही एकमात्र मानते हैं, मगर रुद्रट जो होते हैं ये तीनों को 3 हेतु मानते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा को ये शक्ति कहते हैं, प्रतिभा को शक्ति कहते हैं। सही उत्तर रुद्रट। अगला प्रश्न, काव्य का हेतु प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास है। यह किसने कहा है? तो यह दंडी ने कहा है। अगला प्रश्न, पंचम वेद किसको कहा गया है? तो नाट्य शास्त्र को या नाटक को पंचम वेद कहा गया। ये जो है वेदांग है, इनको जो है वेदांग कहते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद शास्त्र 6 वेदांग हैं, तो ये वेदांग हैं। और नाट्य शास्त्र को या नाटक को भरत मुनि ने 5वां वेद कहा है। अगला प्रश्न, काव्य का हेतु शक्ति, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों का समन्वय है, और तीनों को मिलाकर ही या तीनों की जब उपस्थिति होती है तब ही काव्य निर्णय होता है। ये तीनों एक साथ हैं, अलग अलग नहीं हैं। यह कथन मम्मट का है, और इन्होंने काव्य प्रकाश में यह कथन उल्लिखित है। अगला प्रश्न, काव्य का हेतु प्रतिभा है, और इसके कितने रूप हैं? तो प्रतिभा के 2 रूप हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावेत्री प्रतिभा। कार्यत्री और भावेत्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा के कितने भेद हैं? तो कार्यत्री प्रतिभा के 2 भेद हैं, जिसको कहते हैं सहजा, आहार्या और औपदेशिक। 3 भेद, सहजा, आहार्या और औपदेशिक। यानी कि सहज यानी कि स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से जो है दैव प्रदत्त है वह सहजा है। आहार्या यानी कि अध्ययन करके, और औपदेशिक यानी कि सुनकर, देख करके, समझ करके जो प्रतिभा या जो काव्य रचना हम करते हैं या कवि करता है वह औपदेशिक है। अगला प्रश्न, भावेत्री प्रतिभा कितने प्रकार की है? तो 2 प्रकार की है, जिसको सहजा और उत्पाद्य यानी कि सहजता के साथ, और उत्पादित यानी कि अभ्यास के द्वारा। अगला प्रश्न, काव्य प्रतिभा काव्य का हेतु है, और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास प्रतिभा के हेतु हैं। इसमें असंगत कौन है? तो इसमें असंगत, चूँकि प्रतिभा काव्य का हेतु है और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास प्रतिभा के हेतु है, तो हम लोग तो जो पीछे देखे कि तीनों एक साथ हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो यह कथन जो है मम्मट के कथन से मेल नहीं खाता है। अगला प्रश्न, प्रतिभा के अभाव में भी काव्य सृजन हो सकता है, यानी कि प्रतिभा नहीं भी रहे तो अभ्यास से और व्युत्पत्ति से कोई कवि बन सकता है। यह कथन दंडी का है। अगला प्रश्न है, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन में अंतर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? काव्य हेतु का मतलब काव्य रचना का कारण, और काव्य प्रयोजन की उसकी उपलब्धि, उससे क्या मिलता है, तो यह है। तो काव्य हेतु काव्य रचना से पूर्व की स्थिति है, ठीक है। यानी कि काव्य जब रचते हैं तो उसके पहले माने काव्य की रचना हो जाती है तो उसके पहले कोई कारण होता है, तभी हम काव्य रचते हैं, तो यह सही है। और काव्य हेतु काव्य रचना के बाद की स्थिति है, तो दोनों विरोधाभास हो गया। अब जब काव्य रचा ही गया तो अब कारण की खोज हम क्यों करते हैं?
तो ये गलत है। अब काव्य हेतु काव्य रचना के लिए कारण स्वरूप है, ठीक है, यानी कि जब हेतु की उत्पत्ति होती है तभी जो है रचना होती है, और काव्य हेतु का आशय काव्य की प्रेरणा से है, जबकि काव्य प्रयोजन का आशय उपलब्धि से। वो बताया कि कैसे प्रेरित हुए, यह हेतु है, और उससे क्या निष्कर्ष निकला और क्या उपलब्धि हुई, तो इससे क्या हुआ कि यह आशय हो गया या काव्य का प्रयोजन हो गया। तो ब गलत है, और तो यह नहीं हो सकता है। सभी कथन सत्य तो नहीं है, क्योंकि वहाँ ऊपर ही देख लिए विरोधाभास हो गया, और यह इसमें जो है ब है, तो यह भी गलती है, यह भी गलत है, और यह भी गलत है, चूँकि ब इसमें भी है, तीनों में है, और ब हो नहीं सकता है, तो सही उत्तर घ होगा। अगला प्रश्न, प्रतिभा काव्य का एकमात्र है। ये तो प्रश्न हो गया है। चलिए आज भर इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं।